नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय भूगोल के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 का भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों में से आज हम मृदा का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 में हमने यहाँ पर संसाधनों का अध्ययन किया था। पाठ 2 के भाग 1 में हमने भूमि का अध्ययन किया था। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को ही मृदा कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर पृथ्वी के प्रथम जो पृष्ठ है उसके ऊपर जो दानेदार कण जो होते हैं, जो धूल के रूप में बिछे हुए होते हैं, उस पतली परत को मृदा कहा जाता है। यह भूमि के सबसे निकटतम रूप से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। प्रत्येक स्थल रूप जो है वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यहाँ चट्टानों के विभिन्न प्रकार के से प्राप्त होने वाले खनिज, जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से ही मृदा का निर्माण होता है। यह अपक्षय की प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती है। यह मिट्टी है वो अपक्षय की प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती है, जिसमें खनिजों और जैव पदार्थों का जो सही मिश्रण होता है वही मृदा को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए खनिजों का और जैव पदार्थों का सही मिश्रण, और कौन सी प्रक्रिया से? अपक्षय की प्रक्रियाओं से, तो वह मृदा को उपजाऊ बनाता है। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया है। यानी बड़े स्तर पर यहाँ पर शैल, मलबा, ढाल से जो मिट्टियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं, और वो भी बड़े स्तर पर, जिससे कि अत्यंत नुकसान भी होता है, उसे भूस्खलन कहा जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ अत्यधिक रूप से गठित होता है। लंबे समय तक अगर भारी वर्षा हुई हो तो भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरोध कर सकता है। अगर भूस्खलन यानी कहीं से मिट्टी या मलबा कुछ बह गया है तो नदियों के प्रवाह को भी, ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यंत रूप से होता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से, अगर अवरुद्ध नदी जो होती है वो अगर अचानक रूप से बहते हुए पानी को रोक लिया जाए और वहाँ पर इकट्ठा हुआ पानी एकदम से फूट पड़े, तो निचली घाटियों के आवास, जो जहाँ पर बस्तियाँ बसी होती है, जहाँ पर जो लोग बाग रह रहे होते हैं, आवास होते हैं, वहाँ पर विध्वंस यानी कि वहाँ पर बाढ़ जैसे आने वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन का एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। मैंने आपको भी बताया था, पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा होता है, जो प्राय जीवन और संपत्ति दोनों को आघात पहुंचाती है, और यह भूस्खलन एक चिंता का मुख्य विषय है। भूस्खलन यही है कि मिट्टी जहां से बह जाए या ढह जाए, पहाड़ी इलाकों से अगर मिट्टी गिरती हुई नीचे आ जाती है तो वह काफ़ी रूप से वहाँ पर जीवन को और संपत्ति को आघात पहुँचाती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक वस्तु स्थिति अध्ययन यहाँ पर बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर का एक भाग नष्ट हो गया था। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोट द्वारा हुआ था। वहाँ पंजी कोई गांव था, वहाँ पर कोई विस्फोट हुआ, उसके कारण वह भूस्खलन हुआ। विस्फोट के कारण ढाल का यह कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया।
जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची। पणजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। जब वहाँ कोई तीव्र विस्फोट हुआ तो इस कारण वहाँ पर ढाल कमज़ोर हो गई, जिसके कारण गांव में बसे हुए लोगों को क्षति हुई, जिसके कारण उस गांव को बचाने के लिए वहाँ के लोगों को उस गांव को खाली करा दिया गया। न्यूनीकरण क्रियाविधि वैज्ञानिक प्रविधि एक ऐसी क्रियाविधि है जो भूसंकलन को रोकती है। वैज्ञानिक प्रविधि के विकास से हमें समझने को शक्ति मिली है कि भूसंकलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूसंकलन को रोकने के लिए कुछ यहाँ विधियाँ भी बताई गई हैं। यहाँ पर भूसंकलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना कि भाई इन क्षेत्रों में भूसंकलन अत्यधिक होता है, उसे मानचित्र में प्रदर्शित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को केवल आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधार दीवार का निर्माण करना। ये देखिए आपको यहाँ चित्र में बताया गया है, ये दीवार बनाई गई है ताकि मिट्टी खिसक के नीचे नहीं आ सके सड़क पर। भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण है। वनस्पति आवरण मतलब पेड़ पौधे और इनको बनाए रखना। यह एक आवरण है जो भूसंकलन को रोकता है। सतही अपवाह का झरना प्रवाहों के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। यह सभी क्रियाएं यहाँ पर भूसंकलन को रोकने के लिए की गई हैं। यहाँ पर हमें चित्र में मिट्टी के कुछ प्रकार यानी कुछ परतों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो वनस्पति उगी हुई है, इस परत को ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा के रूप में बताया गया है। फिर यह जो मिट्टी का रूप है, यह बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा के रूप में बताया गया है। इसके बाद जस्ट यह जो क्षेत्र है, इसे अपक्षय चट्टानी पदार्थ, यहाँ चट्टानी पदार्थों को बताया गया है और इस क्षेत्र को जनक चट्टानों के रूप में यहाँ पर बांटा गया है। यहाँ पर 4 रूप से 4 परतों के रूप में मृदा को बताया गया है। मृदा के कारक। मृदा जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परागमयता को निर्धारित करती है। मृदा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमन निर्माण की दर को भी प्रभावित करती है। इन सभी कारकों से मृदा का निर्माण होता है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के चयन को भी निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं? वे जीव जो मर जाते हैं और मर जाने के बाद में मिट्टी में मिलकर एक रूप अर्जित करते हैं उपजाऊ बनाने के लिए, जिससे कि क्या बनता है? मृदा बनती है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जो समय होता है वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप, जलवायिक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारकों में स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठक में लगा समय भी है। यहाँ समय भी, क्योंकि मृदा के निर्माण के लिए इन घटकों का मृदा में मिलना और उस मिलने के लिए उस मृदा को पूर्ण रूप से बनने के लिए जो समय लगता है, उसे भी मृदा निर्माण का कारक बताया है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग स्थान हैं उसमें भिन्न भिन्न रूप से यहाँ पर मृदा पाई जाती है। उनको बनने में भी समय लगता है।
यहाँ का कुछ गृह कार्य के आज के कुछ प्रश्न हैं। गृह कार्य के प्रश्नों में मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कोई मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। यहाँ मृदा निर्माण के लिए आपको जलवायु कारकों के नाम बताने हैं 2। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। यहाँ पर आपको यह बताना है कि कौन सा कारक ऐसा है जो मृदा निर्माण का नहीं है। यहाँ पर आपको समय, मृदा का गठन और जैव पदार्थ, इन तीनों में से आपको ये बताना है। जबकि यहाँ मैंने अभी आपको पढ़ा है कि समय और जैव पदार्थ दोनों ही मृदा निर्माण में अत्यंत आवश्यक हैं। मृदा का गठन, यहाँ पर इसका सही उत्तर मृदा का गठन है। आशा करती हूँ कि ये गृह कार्य के प्रश्न आप अपने नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करेंगे। आपने वीडियो पढ़ा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।